आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चर्चा का बहुत बेसब्री से इंतजार था। हाँ, मुझे भी। तो आज हमारे सामने कुछ ऐसे खास नोट्स और अंश हैं जो किसी एक विषय तक सीमित नहीं हैं। बिल्कुल। हम आज वोल्गा से गंगा नामक एक बेहद प्रभावशाली वैचारिक यात्रा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये यूरोप की वोल्गा नदी से लेकर भारत की गंगा घाटी तक की कोई साधारण भौगोलिक यात्रा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में 6000 साल लंबी मानव सोच, हमारे समाज, धर्म और राजनीति के निरंतर विकास की एक बहुत ही गहरी कहानी है। एकदम सही कहा आपने। हमारा आज का मिशन इस बात का निचोड़ निकालना है कि कैसे आदिम मानव यूरोप की भयंकर ठंड और गुफाओं से निकलकर गंगा के मैदानों तक पहुंचा। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, बल्कि कैसे वो आदिम समाज आज के इस जटिल और आधुनिक समाज में बदल गया। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। जी। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि ये महज तारीखों या पुराने राजा महाराजाओं का कोई सूखा इतिहास नहीं है। तो फिर ये क्या है? हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री है वो स्पष्ट रूप से एक बात को रेखांकित करती है। ये मानव की निरंतर बेहतर जीवन की तलाश का एक जीता जागता दस्तावेज है। बेहतर जीवन की तलाश, ये बात बहुत गहरी है ना? इन नोट्स में लेखक ने इतिहास के अलग अलग कालखंडों को समझाने के लिए कुछ विशेष प्रतीकात्मक पात्रों का सहारा लिया है। प्रतीकात्मक पात्र? हाँ, इन पात्रों के जरिए हम समझ पाते हैं कि मनुष्य कभी भी अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहा। मतलब वो हमेशा कुछ नया ढूंढता रहा? बिल्कुल, उसने हमेशा पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़कर कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो आइए समय के पहिए को घुमाकर सीधे 6000 साल पीछे 6000 ईसा पूर्व में चलते हैं। चलिए चलते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। इंसान अभी सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती चरण में है। जहाँ जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। जी, लोग गुफाओं में रह रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं और जंगलों से कंदमूल इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ा मोमेंट आता है। और वो क्या है? आज के समय में हम पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज को बहुत सामान्य मान लेते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से था। बिल्कुल, लेकिन उस आदिम समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां स्त्रियों का वर्चस्व था, एक पूर्ण मातृसत्तात्मक समाज। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात लगती है आज के संदर्भ में, है ना? नोट्स में एक बहुत ही मजबूत पात्र का जिक्र है, निशा। निशा कोई रानी नहीं थी, बल्कि एक बहादुर और समझदार महिला थी जो अपने कबीले की प्रमुख थी। जी। वो निर्णय लेती थी और पूरा कबीला उसके नेतृत्व में चलता था। लेकिन ऐसा क्यों था? पुरुष प्रधान समाज की शुरुआत वहां क्यों नहीं हुई थी? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सत्ता हमेशा उस चीज से तय होती है जो समाज के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी होती है। मतलब सर्वाइवल। एकदम सही। उस शुरुआती दौर में शिकार हमेशा सफल नहीं होता था। हाँ, पुरुष शिकार पर जाते तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ लेकर ही लौटे। बिल्कुल, कई बार वे खाली हाथ लौटते थे। ऐसे में कबीले का पेट भरने की सबसे विश्वसनीय जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जो फल, बीज और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थीं। जी। इसके अलावा बच्चे माँ के नाम से ही जाने जाते थे, क्योंकि विवाह या परिवार जैसी कोई पक्की संस्था तब तक बनी ही नहीं थी। यानी माँ ही जीवन का केंद्र थी। बिल्कुल। निशा का चरित्र उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जहां मातृसत्ता एक प्राकृतिक आवश्यकता थी। लेकिन फिर ये व्यवस्था बदल कैसे गई? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब अगर मातृसत्ता इतनी ही स्वाभाविक थी, तो सत्ता महिलाओं के हाथ से निकलकर पुरुषों के हाथ में कैसे चली गई? देखिए, ये बदलाव अचानक एक दिन में नहीं हुआ। जैसे जैसे मनुष्य ने गुफाओं से निकलकर थोड़ा और व्यवस्थित होना शुरू किया, परिस्थितियां बदलने लगी। शिकार के तरीके बदले होंगे। जी, शिकार के तरीके बदले, कबीलों के बीच आपसी टकराव बढ़ने लगे, और सबसे बड़ी बात, पुरुषों को अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का अधिक एहसास होने लगा। क्योंकि कबीलों की सुरक्षा के लिए शारीरिक ताकत एक बड़ी जरूरत बन गई थी। एकदम सही। इसके साथ ही जब इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया, तो संपत्ति की अवधारणा का जन्म हुआ। ओह, संपत्ति। यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। बिल्कुल। पुरुष चाहते थे कि उनकी ये संपत्ति उनके अपने बच्चों को मिले, जिसके लिए महिलाओं पर नियंत्रण और पितृसत्तात्मक नियमों की शुरुआत हुई। और शायद इसी संक्रमण काल को दर्शाने के लिए नोट्स में दिवा का जिक्र आता है। जी,
दिवा का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। दिवा उस दौर की कहानी कहती है जब इंसान केवल शिकार पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने पशुपालन सीख लिया था और आग पर भी बेहतर नियंत्रण पा लिया था। एक तरह का तकनीकी विकास। हाँ, दिवा की खासियत यह है कि उसने पुरानी व्यवस्था और पुराने नियमों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। वो नई सोच का प्रतीक थी। बिल्कुल। ये देखना बहुत अद्भुत है कि कैसे हर युग में कोई ना कोई पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देता है। दिवा का ये सवाल उठाना एक बहुत बड़े तकनीकी और सामाजिक विस्फोट की जमीन तैयार कर रहा था। कैसा विस्फोट? और ये विस्फोट तब हुआ जब इंसान ने एक ऐसा जानवर पाल लिया जिसने पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल कर रख दिया। घोड़ा। घोड़ा? वाकई ये तो गेम चेंजर था। एकदम गेम चेंजर। नोट्स में अमृताश्व नाम के एक पात्र की कहानी है। घोड़े को पालतू बनाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक था। बिल्कुल। घोड़े की वजह से अब लंबी दूरी तय करना, नए क्षेत्रों की खोज करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों पर हमला करके उनकी संपत्ति छीनना बहुत आसान हो गया था। मतलब घोड़े ने एक तरह से उस समय के फाइटर जेट का काम किया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। जिन कबीलों के पास घोड़े थे वो अचानक बहुत शक्तिशाली हो गए। जी। अमृताश्व जैसे वो योद्धाओं ने इसी भक्ति और शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कबीलों को नई जगहों पर बसाया। लेकिन जब गति बढ़ती है और लोग नई जमीनों पर कब्जा करने निकलते हैं तो टकराव तो लाजमी है ना? एकदम लाजमी है। और यहीं से जमीन, संसाधनों और वर्चस्व के लिए कबीलाई युद्धों का एक लंबा दौर शुरू होता है। नोट्स हमें पुरुहुत के युग में ले जाते हैं। पुरुहुत उस समय के योद्धाओं का प्रतीक है जिनका मुख्य काम अपनी जनजाति की रक्षा करना और दूसरों की जमीन या पशुओं को लूटना था। ये वो समय था जब शक्ति ही कानून थी। बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इंसान हमेशा युद्ध की स्थिति में नहीं रह सकता। थक हार कर उसे एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है। और शायद इसीलिए इसके बाद पुरुधान का दौर आता है। जी। ये वो समय है जब कबीलाई युद्ध थोड़े शांत होते हैं और लोग खेती करना शुरू करते हैं। कृषि का विकास एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, क्योंकि जब लोग बीज बोते हैं तो उन्हें फसल काटने तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता है। बिल्कुल। यानी खानाबदोश जिंदगी खत्म और गांवों की शुरुआत। पुरुधान के नेतृत्व में लोगों ने जमीन के टुकड़े बांटे, कृषि व्यवस्था स्थापित की और एक नया सामाजिक ढांचा तैयार किया। कृषि ने मानव समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन के मालिक बनने से निजी संपत्ति का विचार और गहरा हो गया। जी। लेकिन जब समाज बड़ा होता है, गांव बसते हैं और संपत्ति बढ़ती है, तो इस जटिल व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों और एक वैचारिक आधार की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। यहीं से वैदिक काल की शुरुआत होती है, जिसे नोट्स में अंगीरा ऋषि के माध्यम से समझाया गया है। अंगीरा? यह वो दौर था जब यज्ञ शुरू हुए, देवताओं की स्तुतियां लिखी जाने लगी और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म ने एक संस्थागत रूप ले लिया। लेकिन अंगीरा के इस दौर में एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हो रही थी। वो क्या? धर्म और ज्ञान का प्रसार तो हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही समाज में वर्ग विभाजन यानी क्लास डिवीजन भी शुरू हो गया। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई। जो लोग यज्ञ कराते थे या जिनके पास ज्ञान था वे खुद को श्रेष्ठ मानने लगे और समाज अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। ये पदानुक्रम या ऊंच नीच की भावना असल में सत्ता को कुछ हाथों में केंद्रित करने का एक तरीका थी। सत्ता का खेल। बिल्कुल। जब धर्म ने कुछ वर्गों को श्रेष्ठ ठहरा दिया तो राजनीतिक सत्ता को भी इसका फायदा मिला। इसे हम सुदास के युग में बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुदास। नोट्स में इनका जिक्र बहुत अहमियत के साथ किया गया है। जी, सुदास कोई साधारण कबीलाई सरदार नहीं था। नोट्स में प्रसिद्ध दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, जहां सुदास ने एक बड़े गठबंधन को हराया। ये तो बहुत बड़ा युद्ध रहा होगा। बहुत बड़ा। ये घटना छोटे छोटे कबीलों के टूटकर एक बड़ी राज्य व्यवस्था या स्टेट में बदलने का प्रतीक है। यानी अब कबीले खत्म और राज्य शुरू। बिल्कुल। अब कबीले का सरदार एक निरंकुश और सर्वोच्च राजा बन चुका था, जिसकी शक्ति को धर्म का भी समर्थन प्राप्त था। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब राज्य बन गए, राजा स्थापित हो गए और कृषि के कारण लोगों का पेट आसानी से भरने लगा, तो इंसान को कुछ फुर्सत मिली। सही कहा। और फुर्सत मिलते ही इंसानी दिमाग ने कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछने शुरू कर दिए। दार्शनिक सवाल। बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं विचार, दर्शन और राजनीति के उस स्वर्ण युग की जिसका प्रतिनिधित्व प्रवाहन करते हैं। प्रवाहन एक बहुत ही दिलचस्प पात्र। प्रवाहन एक ऐसे दार्शनिक हैं जो अब जमीन या गायों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि ये आत्मा क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सब सवाल। और प्रवाहन जैसे विचारकों ने समाज में जो बौद्धिक चेतना जगाई, उसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा। मतलब दर्शन और राजनीति का मेल। जी, ये महज दार्शनिक बातें नहीं थीं। जब लोग पुराने नियमों पर सवाल उठाते हैं तो वे सत्ता के स्वरूप पर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, सत्ता को चुनौती मिलती है। बौद्ध काल के आते आते, जिसका जिक्र बंधुल मल के जरिए किया गया है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग शुरू हुआ। क्या प्रयोग था वो? बंधुल मल के दौर में राजशाही को चुनौती दी गई और गणराज्यों यानी रिपब्लिक्स का उदय हुआ। गणराज्य उस जमाने में? हाँ, लोग ये समझने लगे थे कि सत्ता किसी एक राजा के हाथ में होने के बजाय एक सामूहिक व्यवस्था या चुनी हुई सभा के हाथ में होनी चाहिए। ये तो आधुनिक लोकतंत्र के एक बहुत ही शुरुआती झलक जैसी है। एकदम। और समाज केवल दर्शन और राजनीति में ही प्रयोग नहीं कर रहा था। नोट्स में नागदत्त और प्रबुद्ध का जो जिक्र है वो दिखाता है कि उस समय का समाज कितना बहुआयामी हो चुका था। जी, नागदत्त और प्रबुद्ध। नागदत्त एक चतुर व्यापारी का प्रतीक है। विशाल राज्यों के बनने से व्यापार के रास्ते खुल गए थे और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई थी। और प्रबुद्ध? दूसरी तरफ प्रबुद्ध का पात्र हमें बताता है कि ये शिक्षा के विस्तार का युग था। तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालयों की नींव पड़ रही थी। ये सच में एक बहुत ही शानदार दौर लग रहा है। ये वाकई एक स्वर्ण युग था। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि कोई भी व्यवस्था जब बहुत अधिक समृद्ध हो जाती है तो वो बाहरी और भीतरी दोनों तरह के खतरों को आमंत्रित करती है। हाँ, समृद्धि अक्सर दुश्मनों को भी न्योता देती है। बिल्कुल। गणराज्यों का पतन हुआ और विदेशी आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ। सुपर्ण योद्धेय की कहानी इसी उथल-पुथल को दर्शाती है। उथल-पुथल का दौर, जहां भारतीय समाज बाहरी हमलावरों से एक लंबा और खूनी संघर्ष कर रहा था। ये वो समय था जब पुरानी महान व्यवस्थाएं चरमराने लगी थीं। और केवल बाहरी हमले ही नहीं, अंदरूनी राजनीति भी बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। जी। नोट्स में दुर्मुख नाम का जो पात्र है वो राजनीति के उस स्याह और काले पक्ष को सामने लाता है जहां नैतिकता खत्म हो चुकी थी। दुर्मुख का दौर बहुत ही अंधकारमय था। एकदम। दुर्मुख के युग में छल कपट, सत्ता के लिए षड्यंत्र और भारी भ्रष्टाचार ही राजनीति का दूसरा नाम बन गए थे। जिन दार्शनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात प्रवाहन और बंधुल मल्ल के समय में हुई थी, वे अब कहीं खो गए थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये वो संक्रमण काल था जो हमें मध्यकालीन व्यवस्था की ओर ले जाता है। मध्यकाल, चक्रपाणी का युग इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे मध्यकाल में धर्म और राजनीति एक दूसरे में बुरी तरह उलझ गए, मतलब एक दूसरे का इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल। धर्म अब आत्मा की खोज नहीं रहा था, वह राजाओं की सत्ता को वैध बनाने और लोगों को नियंत्रित करने का एक राजनीतिक हथियार बन गया था। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति लग रही है। थी तो सही, लेकिन इस भारी राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष के बीच भी समाज में एक संतुलन बनाने की कोशिश चल रही थी। और वो कोशिश सत्ता के गलियारों से नहीं बल्कि आम लोगों और संतों के बीच से आ रही थी। जी। यहीं पर बाबा नूरुद्दीन का जिक्र आता है। उस कट्टर मध्यकालीन माहौल में बाबा नूरुद्दीन जैसे सूफी संतों ने इंसानियत की एक नई खिड़की खोली। सूफी परंपरा का ये बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। उनका जोर इस बात पर नहीं था कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या कौन सा राजा ताकतवर है। उनका संदेश बहुत सीधा था, प्रेम, संवाद और मानवता। वे अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच की दूरियों को मिटा रहे थे। जी। बाबा नूरुद्दीन का ये आध्यात्मिक आंदोलन असल में उस समय के आम आदमी के दर्द का मरहम था। आम आदमी का दर्द। हाँ। नोट्स में सूरज नाम के एक आम पात्र की जो कहानी है वो दिखाती है कि इन बड़े बड़े राजनीतिक और धार्मिक बदलावों के बीच आम इंसान किस तरह पिस रहा था। सूरज एक बहुत ही मार्मिक पात्र है। सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडलिज्म ने किसानों और गरीबों की कमर तोड़ दी थी। सूरज का संघर्ष ये स्पष्ट करता है कि मध्यकाल में जीवन गुजारना कितना कठिन था और कैसे जमींदारों और शासकों का वर्ग आम जनता का शोषण कर रहा था। लेकिन जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा है, जब भी शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो एक नया बदलाव जन्म लेता है। बिल्कुल, इतिहास खुद को दोहराता है। और यहीं से आधुनिक युग के विद्रोह की चिंगारी भड़कती है।
रेखा भगत का पात्र इस विद्रोह की बहुत शक्तिशाली आवाज है। रेखा भगत उस हाशिए पर पड़े शोषित किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अब सामंती व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। लोग अब चुपचाप सहने को तैयार नहीं थे। जी, अब सहने की सीमा पार हो चुकी थी। और केवल जमींदारों के खिलाफ ही नहीं, मंगल सिंह के रूप में हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी सीधा असंतोष और बगावत शुरू हो गई थी। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। अब लड़ाई दो कबीलों, दो राजाओं या दो धर्मों के बीच नहीं थी। ये शोषित जनता की अपने अधिकारों के लिए लड़ाई थी। अधिकारों की लड़ाई। मंगल सिंह और रेखा भगत के दौर ने ये तय कर दिया कि सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था और विदेशी सत्ता दोनों को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इस समय तक आते आते समाज में स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिक विचार जड़ें जमा चुके थे। और ये संघर्ष अपना सबसे प्रचंड रूप लेता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल। नोट्स हमें सफ्तर और सुमेर की कहानियों तक ले आते हैं। जी, सफ्तर और सुमेर। सफ्तर और सुमेर उस पीढ़ी के प्रतीक हैं जिसने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। उस समय पूरा देश, हर वर्ग, हर तबके के लोग एक साथ मिलकर सड़कों पर थे। वे केवल एक विदेशी हुकूमत को नहीं हटा रहे थे, वे एक ऐसा नया और आधुनिक समाज बनाने की तड़प रहे थे जहां हर व्यक्ति आजाद हो। सही कहा। 1942 का वो दौर मानव सभ्यता के इस लंबे सफर का एक बहुत ही गौरवशाली पड़ाव था। तो इस सबका क्या अर्थ है? ये सवाल बहुत जरूरी है। 6000 ईसा पूर्व की बर्फ से ढकी गुफाओं में रहने वाली निशा से लेकर 1942 के तपते हुए भारत में संघर्ष करने वाले सुमेर तक। जी, हमने इतने युगों, इतने बदलावों और इतने संघर्षों को देखा। इस पूरे गहन विश्लेषण का अंतिम निचोड़ क्या निकलता है? इन सभी स्रोतों और इस 6000 साल लंबी यात्रा का सबसे बड़ा और स्पष्ट निचोड़ यही है कि मानव सभ्यता कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। स्थिरता है ही नहीं। बिल्कुल, स्थिरता हमारी फितरत में ही नहीं है। मातृसत्ता से लेकर पितृसत्ता तक, खाना बदोश जीवन से लेकर कृषि तक, छोटे कबीलों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक, और अंत में गुलामी से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। ये बहुत बड़े बदलाव थे। जी, ये सभी बदलाव किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थे। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मूल भावना काम कर रही थी, एक बेहतर जीवन की तलाश। बेहतर जीवन की तलाश, यही इस चर्चा का केंद्र है। जब भी मनुष्य को लगा कि कोई पुरानी व्यवस्था, चाहे वो गुफाओं के नियम हो या अंग्रेजों का शासन, उसके विकास को रोक रही है, उसने संघर्ष किया और उस व्यवस्था को बदलकर रख दिया। ये विचार आज के हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। हम अक्सर अपने आसपास के समाज को देखते हैं। हमारे जो मौजूदा कानून हैं, हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे धर्म के जो नियम हैं, हमें लगता है कि ये सब हमेशा से ऐसे ही थे या ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। ऐसा ही लगता है। लेकिन आज के इस चर्चा से ये साफ हो जाता है कि हमारी आज की दुनिया अचानक आसमान से नहीं टपकी है। बिल्कुल नहीं। ये उन हजारों सालों की गलतियों, युद्धों, दार्शनिक सवालों और उसी बेहतर जीवन की तलाश का नतीजा है। एकदम सही। इस बात को समझने के बाद हम अपने आज के समाज को एक बहुत ही अलग और परिपक्व नजरिए से देख पाते हैं। हमें ये समझ में आता है कि जो चीजें आज हमें बहुत ठोस और अपरिवर्तनीय लगती हैं, कल वे भी इतिहास बन सकती हैं। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल जन्म लेता है। कैसा सवाल? हमने इस पूरी यात्रा में देखा कि इंसान ने कबीलाई व्यवस्था छोड़ी, राजशाही अपनाई, राजशाही से त्रस्त होकर लोकतंत्र और आधुनिक राज्य की ओर कदम बढ़ाया। जी। 1942 के बाद मानव समाज स्पष्ट रूप से एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। चूंकि इस पूरी अध्ययन सामग्री का सबसे बड़ा संदेश ही यही है कि मनुष्य हमेशा कुछ बेहतर खोजने के लिए अपनी व्यवस्थाएं तोड़ता रहता है। तो क्या आज का हमारा ये आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत समाज इस लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है? सोचने वाली बात है। क्या हमने सच में सबसे बेहतर व्यवस्था खोज ली है, या फिर ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखते हुए क्या हम आज भी किसी बिल्कुल नई अकल्पनीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? सुनने वाले निश्चित रूप से इस पर विचार करें, क्योंकि अगर हम इतिहास से कुछ सीखते हैं तो वो यही है कि बदलाव ही एकमात्र सत्य है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हम अंत पर हैं या किसी नई शुरुआत की दहलीज पर? जी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। वोल्गा से गंगा तक का ये सफर केवल हमारे अतीत का दर्पण नहीं, बल्कि ये हमारे भविष्य का भी एक संकेत है। बिल्कुल।
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय और नए विश्लेषण के साथ वापस लौटेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।